मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक, सर इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमें पता है बेसिकली डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ठीक है, अपना अपना मेथड बेसिकली प्रपोज किया था, ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, उसमें काफी सारे डिमेरिट्स आ रहे थे, काफी सारे लिमिटेशंस आ रहे थे। ठीक है, सर फिर उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमारे एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मोजली। क्या नाम था? हेनरी मोजली। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज इन ईयर 1913। क्या बोल रहा हूँ? 1913 द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोजली demonstrated with the help of an experiment that the atomic number that is represented by Z is the number of protons in the nucleus of the atom. आगे बात है। 1913 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी मोजली। नाम क्या था? हेनरी मोजली। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या बताया कि द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने बताया कि यार एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, बेसिकली एटम के जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एंड दस आगे क्या बोलता है, thus he consider atomic number to be more fundamental property of the element than its atomic mass। अरे बात सुन, ठीक है, तो बेसिकली क्या बोलता है, thus he consider atomic number to be the more fundamental property of the element than its atomic mass। अरे बात सुन, क्या बोल रहा है बेसिकली, यार हेनरी मोजली ने एटॉमिक नंबर को मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर किया कंपेयर टू एटॉमिक मास। इससे अभी स्टेटमेंट ने, हेनरी मोजली के स्टेटमेंट ने बेसिकली पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला के रख दिया था, क्योंकि यार बाकी सारे साइंटिस्ट क्या कंसीडर कर रहे थे, एटॉमिक मास को मोर फंडामेंटल कंसीडर कर रहे थे। अब ये हेनरी मोजली ने क्या किया, एक अलग ही प्रॉपर्टी को कंसीडर किया, दैट इज एटॉमिक नंबर। इन्होंने बोला कि यार एटॉमिक नंबर है, ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कंपेयर टू एटॉमिक मासेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, इसके बेसिस पे क्या किया, हेनरी मोजली ने बेसिकली मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। अरे बात समझ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज as a result of this
As a result of this, Mendeleev periodic law was modified. क्या कर दिया गया उसको? Modified to modern periodic law. Modern periodic law. ठीक है? Which states that क्या बोलता है? States that properties of the element लिखे यहाँ पे properties of the element are the periodic function of their atomic number। आगे बात सुनो, ठीक है? हरी बात सुनो। तो बेसिकली इस तरीके से मेंडलीव पीरियोडिक लॉ मॉडिफाई किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ तक पूरा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ही है। उसके आगे क्या कर दिया गया? मॉडिफाई करके एटॉमिक नंबर कर दिया। आ रही बात सुन, ठीक है? ऑलराइट, तो ये था बेसिकली हमारा छोटा सा कंसेप्ट रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे इसी में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, ऑलराइट, आइए पेज नंबर 21 पे हमें यूज योर ब्रेन पावर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज हाउ इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल in Mendeleev's periodic table resolved in modern periodic table। इसका क्या मतलब हुआ? यार अभी हमने देखा था कि demerits of Mendeleev periodic table है कि नहीं, प्रीवियस वीडियो में बात की थी। उसमें हमने क्या देखा था कि कोबाल्ट और निकल, इनका दोनों का एटॉमिक मास क्या है? सेम। दोनों का एटॉमिक मास क्या है? सेम है। तो अगर दोनों का एटॉमिक मास सेम है तो Mendeleev was not able to place cobalt and nickel in the proper position, है कि नहीं? मतलब यार मेंडेलीव ने कोबाल्ट और निकल को प्रॉपर पोजीशन में प्लेस नहीं कर पाया था, है कि नहीं? दोनों एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या था? सेम था। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख सकते हैं इसका? आइए समझते हैं। Mendeleev was not able to place cobalt and nickel in his periodic table because he arranged the elements in the increasing order of the atomic mass। ठीक है? सर बेसिकली मेंडेलीव ने क्या किया समझो। Mendeleev was not able to place cobalt and nickel in his periodic table because he arranged the element in the increasing order of the atomic mass। यार हमने बात की थी कि मेंडेलीव ने जो एलिमेंट को जब अरेंज किया तो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस अरेंज किया, है कि नहीं? यार एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम है उसको सबसे पहले प्लेस करेंगे, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फिर हम अरेंज वन बाय वन करते जाएंगे। ठीक है, बट कोबाल्ट और निकल में क्या हुआ कि दोनों का एटॉमिक मास सेम आ गया। तो अब जब दोनों का एटॉमिक मास सेम आ जाएगा तो किसको पहले प्लेस करोगे? जब दोनों का एटॉमिक मास सेम आ जाएगा तो किसको पहले प्लेस करोगे? आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे मेंडेलीव कंफ्यूज हो गया कि यार किसको पहले रखें। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस वजह से वो मतलब कोबाल्ट और निकल को प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाया था अपने पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम था ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे रिजॉल्व हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखते हैं? एज atomic mass of cobalt and nickel both is 59। कितना है दोनों का एटॉमिक मास? 59। ठीक है, तो अगर दोनों का एटॉमिक मास सेम है, ठीक है, दोनों का एटॉमिक मास 59 है,
तो किसको पहले रखेंगे, कंफ्यूज होगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो, सॉर्ट आउट कैसे हो, आओ देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements are arranged in the increasing order of the atomic number, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए थे सबसे पहली बार, बट किसके, एटॉमिक नंबर के, है कि नहीं, एटॉमिक नंबर के, मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स क्या किए गए थे, अरेंज किए गए थे। और हमें पता है, ठीक है, आगे क्या लिख सकते हो, एंड we know that atomic number of cobalt and nickel are 27 and 28 respectively। अरे बात सुनो, ठीक है सर, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, 27 है 28 है कि नहीं। Therefore, as a result, problem regarding position of cobalt and nickel was resolved in modern periodic table, ठीक है आंसर। अरे बात सुनो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेसिकली लिखना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ये हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन 2 की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सब क्वेश्चन 2 के बारे में, देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है दैट इज हाउ डिड द पोजीशन ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 गेट फिक्स्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यार ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्या है, यार हमें पता है इनका एटॉमिक नंबर सेम है, बल एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, isotopes are the elements which has same atomic number, ऐसा लिखिए, atomic number, while different atomic masses, yes or no, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है आइसोटोप बेसिकली ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, वाइल एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, करेक्ट है। यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हो, एग्जांपल जो दे रखा है दैट इज क्लोरीन 35 and chlorine 37, करेक्ट है, आइसोटोप आपने लिख दिया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव
periodic table elements are arranged in the increasing order of the atomic masses. Yes or no? और हमें पता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बेसिकली एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज है कि नहीं? ऑलराइट, although chlorine 35 and chlorine 37 both have different atomic masses, but they are the atom of same element. सर एटॉमिक मास क्लोरीन 35 का और क्लोरीन 37 का डिफरेंट है, करेक्ट है, बट ये दोनों बेसिकली तो एक ही एलिमेंट है ना, क्लोरीन ही एलिमेंट है ना, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम अरेंज नहीं कर पा रहे थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। देयरफॉर it is not possible to arrange them in Mendeleev's periodic टेबल, ठीक है। तो आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसको प्लेस नहीं कर सकते, बट in modern periodic table elements are arranged in the increasing order of the atomic number, करेक्ट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर अरेंज है, करेक्ट है ना यहाँ तक। देयरफॉर हियर chlorine 35 and chlorine 37 both have same atomic number, that is 17, करेक्ट है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। So as a result this problem was sought out in modern periodic table, ठीक है। अरे बात सुनो, लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, that is as a result this problem was sought out in modern periodic table, करेक्ट है यहाँ तक। अगर आप इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन 3 की तरफ, ठीक है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन 3 के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है, दैट इज कैन देयर बी एन एलिमेंट विद द एटॉमिक मास 53 और 54 इन बिटवीन द टू एलिमेंट क्रोमियम एंड मैंगनीज, ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है, दैट इज 24, और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर दे रखा है, दैट इज 25, ठीक है। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है हमसे कि यार क्या कोई दो एलिमेंट के बीच में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है जिसका एटॉमिक मास 53 हो या फिर 54 हो, ठीक है। कौन कौन से दो एलिमेंट के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए?
क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में, ठीक है। ये हमको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। अगर आप मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें, ठीक है, अगर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होना चाहिए समझते हैं कि इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, यहाँ लिखिए, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, there is no uniform rise in the atomic masses of the element। अरे बात समझ में, ठीक है। सो बेसिकली मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जब उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो उसमें कोई यूनिफॉर्म राइज नहीं मिल रहा था, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा था कि अच्छा हाँ एक इतने इंटरवल के बाद एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा, ठीक है। ऑल राइट, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ कि एलिमेंट्स को बेसिकली एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया। जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया तो बेसिकली उसमें क्या नजर आया, एक यूनिफॉर्म पैटर्न नजर आया, यूनिफॉर्म राइज नजर आया। यूनिफॉर्म राइज कितने यूनिट का था, दैट इज यूनिट 1, मतलब एक एक यूनिट के बाद एलिमेंट्स क्या होते जा रहे थे, इंक्रीज होते जा रहे थे। सारी बात समझ में, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट दैट इज, क्या लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट दैट इज, व्हाइल इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements are arranged in the increasing order of their atomic number, ठीक है। ऑल राइट, एज अ रिजल्ट यहाँ और क्या लिख सकते हैं, as a result there is a uniform rise in the atomic number of the elements। अरे बात समझ, ठीक है। सर बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए गए, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऐसा क्या हुआ, ऐसा अरेंज करने की वजह से क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्म राइज हमको मिला एटॉमिक नंबर के बेस में, एटॉमिक नंबर के केस में, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक यूनिफॉर्म राइज मिला। यूनिफॉर्म राइज क्या इंडिकेट कर रहा है कि हर एलिमेंट एक फिक्स इंटरवल के बाद, है कि नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है बेसिकली एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। आधी बात समझना। और ये चीज मॉडर्न मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं वैलिड था, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या किया था, कंसीडर एटॉमिक मास, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कंसीडर किया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऑलराइट, आगे क्या लिख सकते हैं, द यूनिफॉर्म राइज in the atomic number of the element was वन यूनिट। कितना यूनिट था, 1 यूनिट, ठीक है। सर बेसिकली ये जो राइज हो रहा था कितने यूनिट से राइज हो रहा था, 1 यूनिट से राइज हो रहा था। अरे बात समझो, therefore the next
subsequent element after chromium is manganese। अरे बात सुन, ठीक है। तो क्रोमियम के बाद जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है वो कौन सा है? मैंगनीज। अरे बात सुन, ठीक है। हेंस नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? हेंस द एलिमेंट with atomic mass such as 53 or 54 does not exist। अरे बात सुनो, तो इस तरीके से आपको बेसिकली आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन 4 की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं सब क्वेश्चन 4 के बारे में, देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है दैट इज व्हाट डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 17 ऑफ हैलोजेंस और ग्रुप 1 ऑफ एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार आपके हिसाब से आपको क्या लगता है हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करना चाहिए, ग्रुप नंबर 17 में कि ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। तो यार हमें क्या पता है हाइड्रोजन के बारे में, आइए इसको लिखते हैं। दैट इज हाइड्रोजन shows similarities with both the groups that is alkali metals as well as halogens, ठीक है। सर बेसिकली हमें क्या पता है कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये दो अलग अलग ग्रुप्स के साथ बेसिकली सिमिलरिटी शो करता है। फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है, ग्रुप नंबर 1 दैट इज एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 17 दैट इज हैलोजेंस, ठीक है। सो बेसिकली यार अगर हाइड्रोजन दो अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स के साथ सिमिलरिटी शो करेगा, ठीक है, तो उसको बेसिकली आप किस में प्लेस करोगे, ठीक है। तो मेंडेलीव वाज नॉट एबल टू प्लेस हाइड्रोजन इन हिज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे क्या लिख सकते हैं, therefore there is no fixed position available for hydrogen in Mendeleev's periodic table। Mendeleev's periodic table। अरे बात सुन, ठीक है। तो यार बेसिकली यार दो अलग अलग दो सेपरेट ग्रुप्स के साथ सिमिलरिटी शो करने की वजह से मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स पोजीशन नहीं है हाइड्रोजन का कि उसको कहाँ रखना चाहिए। अरे बात सुन, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं, दैट इज we know that क्या पता है हमें, हाइड्रोजन हैज more tendency to form cation, ठीक है,
rather than forming a anion। आ रही बात समझ में? ठीक है सर, बेसिकली हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, उसकी टेंडेंसी कटायन बनाने की ज्यादा है कंपेयर टू अनायन बनाने। बेसिकली और हमें पता है कटायन कौन बनाता है, इजीली एल्कली मेटल्स बनाते हैं कंपेयर टू हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या बनाते हैं, अनायंस बनाते हैं। ठीक है, तो कटायन बेसिकली कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है बेसिकली क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन गेन करना। आ रही बात सुन, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, हेंस हाइड्रोजन मस्ट बी, हाइड्रोजन should be placed in group 1 of modern periodic table। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। है वो आपको समझ में आया कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है यार, बेसिकली इस तरीके से मैंने ऑलरेडी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रखा है। ठीक है, आइए इसको वन बाय वन समझते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो यार बेसिकली इस तरीके से हमारा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हमें क्या करना है, बेसिकली इसको वन बाय वन स्टडी करना है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे छोटा ब्लॉक होता है, दैट इज एस ब्लॉक। क्या होता है, एस ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए सबसे पहला और सबसे छोटा कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ठीक है, ये पहला हमारा एस ब्लॉक होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है हमारा, ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है दैट इज डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है, फिर डी ब्लॉक के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ है, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक। ठीक है, आगे बात समझ में, हमारा पी ब्लॉक है। और लास्ट में एक और ब्लॉक होता है दैट इज एफ ब्लॉक। क्या होता है, एफ ब्लॉक। वो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जस्ट बिलो प्लेस है। ठीक है, तो इसके नीचे रखा है। ये कौन सा ब्लॉक है, दैट इज एफ ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा एफ ब्लॉक है। ठीक, और राइट, तो यहाँ पे हमने समझा कि यार बेसिकली 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, अब यार यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली हमको दिख रहा है कि यार कुछ वर्टिकल लाइंस है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस ऐसे टोटल देखा जाए तो कितने वर्टिकल कॉलम्स है, 18। देखो यहाँ से आप जा सकते हो, ये 1 से लेके ऐसे कितना है टोटल, 18 है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्टिकल कॉलम, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, और देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज भी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियड्स रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियड्स। ठीक है, तो यार देखो कितने पीरियड्स हैं टोटल, देखा जाए तो 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं, 7। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रोज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीरियड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी बात समझ में? ठीक है, तो यार बेसिकली और पॉइंट्स देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो यार हमने देखा अभी हॉरिजॉन्टल रोज और बेसिकली वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, ऑलराइट, यार बेसिकली जब हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स को हम इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो बेसिकली एक बॉक्स बनता है। क्या बनता है, बॉक्स। एक बॉक्स का फॉर्मेशन होता है और एक बॉक्स के अंदर हम एक ही एलिमेंट को प्लेस करते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, दैट इज 118 एलिमेंट है। कितने, 118, ये टोटल है, ये क्या है, टोटल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 118। ठीक है, ऑलराइट। और क्या दे रखा है यार, देखो हमें बेसिकली एक जिगजैग लाइन दिख रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। यहाँ पे देखो पी ब्लॉक के अंदर एक जिगजैग लाइन है कि नहीं, कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। अब ये जिगजैग लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिगजैग लाइन जो है इसकी जब आप लेफ्ट में आओगे, कहाँ आओगे, लेफ्ट में आओगे, तो जिगजैग लाइन के आप लेफ्ट में आओगे तो बेसिकली आपको सारे कौन से एलिमेंट मिलेंगे, सारे मेटल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मेटल्स। ठीक है, तो जिगजैग लाइन के आप लेफ्ट में आओगे तो आपको बेसिकली मेटल्स मिलेंगे, और जिगजैग लाइन के राइट में जाओगे तो आपको वहां पे कौन से एलिमेंट मिलेंगे, दैट इज नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यार मेटलॉइड्स कहाँ पे, मेटलॉइड्स आपको बेसिकली जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, बॉर्डर पे। हर एक बात समझो, ठीक है, ऑलराइट। तो यार हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज जिगजैग लाइन। ठीक है, जिगजैग लाइन है हमारा, जिगजैग लाइन के यहाँ पे आपको क्या सिचुएटेड है, मेटलॉइड्स। क्या है, मेटलॉइड्स। इसके राइट में जाओगे, एरो राइट साइड है, मतलब राइट में जाओगे क्या मिलेगा आपको, नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। और लेफ्ट में आओगे तो क्या मिलेंगे आपको, लेफ्ट में आओगे तो क्या मिलेंगे, दैट इज मेटल्स। क्या मिलेंगे, मेटल्स। ठीक है, सो मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द zigzag line while non metals are on the right hand side, और मेटलॉइड्स कहाँ पे हैं, बॉर्डर के ऊपर है। आ रही बात समझ, ठीक है, ऑलराइट। यार अपार्ट फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स, अभी हमने देखा रोज देखा, कॉलम्स देखा, इनके अलावा हमने देखा इनके इंटरसेक्शन से क्या बनता है, बॉक्सेस बनते हैं। ठीक है, ऑलराइट। फिर हमने क्या देखा, ग्रुप्स कितने देखे थे, 18, और पीरियड कितने थे, 7। ठीक है, 7 पीरियड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 पीरियड्स 2 रोज आपको नीचे भी मिलेंगी। ठीक है, ये 2 रोज नीचे भी हैं। ठीक है, अब ये 2 रो क्या इंडिकेट कर रहा है, जिसमें सबसे पहला स्टार का इंडिकेशन है और सेकंड वाला हैशटैग दिया है कि नहीं। सो बेसिकली ये जो स्टार वाला रो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लेंथेनाइट सीरीज। क्या इंडिकेट कर रहा है, लेंथेनाइट सीरीज। और ये जो हैशटैग वाला रो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्टिनाइट सीरीज। आ रही बात समझ, तो इसको हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ये हैशटैग, ये स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है, lengthenite series, while हैश आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, हरी बात सुनो, ये 2 सीरीज है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट और बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, चलो और क्या बता सकते हैं इसमें हम लोग। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अब ग्रुप नंबर 1 को एक बेसिकली नाम है, क्या नाम है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट जितने भी हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है ना, तो उसको एल्कली मेटल्स में नहीं काउंट कर सकते। अरे बात सुन, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे क्या हैं, एल्कली मेटल्स हैं। ठीक, एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक, ऑलराइट। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट है सबको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एक्सेप्ट बेरिलियम। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। अरे बात समझो, ठीक है, तो एल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन के अलावा सारे क्या हैं, एल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में, और ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। आ रही बात समझ, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दैट इज ग्रुप नंबर 18 जो है, ये जो हमारा ग्रुप नंबर 18 इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। ये सारे एलिमेंट बेसिकली रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, स्टेबल होने के लिए, है कि नहीं, ऑलराइट। और ये नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है। सो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस, या फिर एक और नाम है इनका, दैट इज क्या नाम है, इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। आ रही बात समझ में। अब ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। ठीक है, ऑलराइट। 16 पे जाओगे तो आपको मिलेंगे चैल्कोजेंस। क्या मिलेंगे, चैल्कोजेंस, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली ऑक्सीजन फैमिली।
ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। नेक्स्ट अगर आप 15 पे आओगे, 15 पे आपको मिलेंगे, 15 पे आपको मिलेंगे निक्टोजेंस। क्या मिलेंगे? निक्टोजेंस। आ रही बात समझ में? या फिर आप सिंपली नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हो। ठीक है, 14 पे आओगे कार्बन फैमिली, 13 पे आओगे बोरॉन फैमिली। करेक्ट है यहाँ तक? ऑलराइट, तो ये था बेसिकली हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और ये था हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को जब कंबाइन कर दोगे, क्या बोला मैंने एक बार और, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, ऑलराइट, अब डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। वाइल एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ऑलराइट, अब यार देखो ध्यान से, हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर देखो यार, यहाँ पे एक एलिमेंट है दैट इज यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। अब ये जो यूरेनियम जो एलिमेंट है, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है। अब ये जो एलिमेंट है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसके पहले जितने भी एलिमेंट है सारे नेचुरल है। क्या है? सारे नेचुरल है, हमारे सराउंडिंग में हमको मिल जाते हैं, पाए जाते हैं। हरी बात सुन। बट अपार्ट फ्रॉम, जैसे आप यूरेनियम के बियॉन्ड जाओगे, उसके आगे जाओगे, तो जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आपको जितने भी एलिमेंट मिलेंगे सारे मैन मेड होंगे। क्या होंगे? सारे मैन मेड होंगे, यानी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मिलेंगे। अरे बात सुन, ठीक है, इसको बेसिकली लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। अरे बात सुन, ठीक है, ऑलराइट, तो यूरेनियम के पहले जितने भी है सारे नेचुरल है, नेचुरल अकोरिंग है, वाइल यूरेनियम के आगे जितने भी एलिमेंट सारे क्या है? मैन मेड है। अरे बात सुन, ठीक है, ऑलराइट, अब यार आप और क्या देख सकते हो इसमें, एस ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप काउंट करना चाहोगे, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे? दैट इज 13। कितने मिलेंगे? 13। तो आप ये लिख सकते हो एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट है? दैट इज 13 एलिमेंट है। वाई अगर आप डी ब्लॉक कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको कितने मिलेंगे? 38 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 38 एलिमेंट मिलेंगे। वाइल अगर पी ब्लॉक कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कितने मिलेंगे आपको? 37 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 37 एलिमेंट मिलेंगे। वाइल अगर आप एफ ब्लॉक काउंट करने जाओ तो आपको कितने मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 30। कितने मिलेंगे? 30। आ रही बात समझ? ठीक है, अगर आप ये सबका एडिशन करना चाहोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा? 118 एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 118 एलिमेंट्स। आ रही बात समझ? ठीक है, ऑलराइट, तो जो पीरियड्स हैं, जो पीरियड बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स को भी इंडिकेट करता है। अगर आपका पीरियड 1 है तो आपके पास कितना शेल्स होगा? 1। फर्स्ट शेल, अगर किसी भी आइटम का जो फर्स्ट शेल होता है उसको आपको पता ही है क्या बोलते हैं? के शेल बोलते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट पीरियड को क्या बोलेंगे? के शेल बोलेंगे। इसके पास के शेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। अरे बात सुनो, ठीक है, तो ये क्या है? पीरियड नंबर 2, तो इसके पास दो शेल है, के शेल और एल शेल। ठीक है, ऑलराइट, अगर पीरियड नंबर 3 की बात की जाए तो शेल्स क्या होंगे? और बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? के शेल, एल शेल और एम शेल। ठीक है, फिर ऐसे आप जाते जाओगे आगे तो शेल्स क्या होते जाएंगे? सो ऑन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, आरी बात सुनने, तो ये था बेसिकली हमारा छोटा सा कंसेप्ट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया, कैसे रीड करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यार बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in an atom is called its electronic configuration। ठीक है, बेसिकली डेफिनेशन तो यार काफी सिंपल
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यार इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ लिखिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 होता है और उसका एटॉमिक मास 12, ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे पहला होगा, इसको कंसीडर करते हैं। और एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद हम देखेंगे, दैट इज लिथियम। लिथियम का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है, 7 होता है और एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसी में, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसके बाद हम ये वाला एग्जांपल में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यार सबसे पहले मैं वन बाय वन सबका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा कैसे करना, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए तीनों एलिमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है, ठीक है। सबसे पहला कार्बन, नेक्स्ट है लिथियम और लास्ट में है ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें क्या गिवन है, दैट इज एटॉमिक नंबर गिवन है। क्या गिवन है, एटॉमिक नंबर। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है कि नहीं। सो बेसिकली एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। और हमें ये भी पता है कि एटम जो है, कोई भी एलिमेंट का आप एटम पकड़ो, एटम जो है नेचर में न्यूट्रल स्टेट में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, न्यूट्रल। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होता है मतलब क्या, नेट चार्ज उसका क्या होगा, 0। और एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है कार्बन के एटम में, 6। कितना है, 6। मतलब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और एटम जो कि न्यूट्रल होना चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो भी 6 हो गए, है कि नहीं। तभी तो दोनों बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। आधी बात समझे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या हो जाएगा, सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में क्या आएगा, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो बेसिकली ये क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। आ रही बात सुनो। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये तो चलो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, बट इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दैट इज पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। नेक्स्ट शेल में कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2,4। आ रही बात सुनो। सेम चीज हमें लिथियम के लिए करना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं लिथियम के, 3। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 3, ठीक है। तो बट 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले शेल की कैपेसिटी है 2, तो पहले शेल में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट शेल में। नेक्स्ट शेल में यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। हरी बात सुन, आप कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले शेल में कितना आया, 2। कितना आया, 2। नेक्स्ट शेल में कितना आया, 1। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,1, ठीक है। सेम चीज ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 8। एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कहाँ जाएंगे, सेकेंड शेल में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्लॉट करना है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो यहाँ क्या आएगा, 2, नेक्स्ट शेल में कितना है, 6। कितने हैं, 6। तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6।
ठीक है। आई होप आपको समझ में आया आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आ रही बात समझ में? अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है तो बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन्स को इजीली प्लॉट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं इसी में हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है। आइए पेज नंबर 22 पे हमें कैन यू टेल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दैट इज गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम्स वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, तो उस ग्रुप में बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके नाम लिखने हैं वन बाय वन। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, दैट इज हाइड्रोजन। सेकंड पे क्या आता है, लिथियम। नेक्स्ट क्या आता है, सोडियम, फिर पोटेशियम, नेक्स्ट रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, है कि नहीं। तो ये सारे एलिमेंट्स से बेसिकली, ठीक है, जो कि ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। अब इनका नाम क्या होता है वो लिखना है। तो H स्टैंड्स फॉर व्हाट, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो यहाँ लिखिए ऐसा हाइड्रोजन। Li स्टैंड्स फॉर लिथियम, ठीक है, इसको फटाफट लिख देते हैं। Li स्टैंड्स फॉर सोडियम, ये मतलब पोटेशियम, Rb मतलब रुबिडियम, Cs stands for cesium and Fr stands for francium। फ्रेंशियम, अरे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना था फर्स्ट का आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। मतलब यार जो भी अभी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हमने लिखे, ठीक है, इसमें बेसिकली फर्स्ट 4 एलिमेंट्स के हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली टेबल है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें वन बाय वन एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,1। 2,1 क्यों, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। ठीक है, नेक्स्ट पोटेशियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2,8,8,1। अरे बात समझ में। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन द कॉन्फ़िगरेशन। तो यार बेसिकली अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। ठीक है, इसमें हमें क्या सिमिलैरिटी दिख रहा है, हमें तो ये दिख रहा है लास्ट शेल में बेसिकली सब जगह कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनके बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखना चाहिए, देयर इज, लिखिए ऐसा, देयर इज similarity in the valence electrons। ठीक है, तो ये पॉइंट बेसिकली आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट। तो बेसिकली यार कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना नंबर है बेसिकली उनका, यहाँ पे दिख रहा है हमको 1 है। कितने हैं, बेसिकली 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयर आर ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली पूरा कैन यू टेल का क्वेश्चन। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है,
आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो यार अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था। ठीक है, कि बेसिकली एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यार बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दो दो कैटेगरी में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप्स। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। आ रही बात समझ? ठीक है, तो ये दो जगह बेसिकली हमें बात करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे वेरी कर रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यार सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग पीरियड्स में भी देखेंगे। ठीक है, तो यार ग्रुप्स में बात करने से पहले आप कोई भी एक ग्रुप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुप नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है? हाइड्रोजन। सेकंड पे क्या आता है? लिथियम। नेक्स्ट सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लास्ट में क्या आता है? फ्रेंशियम। ठीक है, तो यार इनके एटॉमिक नंबर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रेंशियम 87। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब हमें करना क्या है? बेसिकली हमें क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चल ग्रुप्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। नेक्स्ट लिथियम का क्या होगा? 2, 1। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्या होता है? 2, 8, 1। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या आएगा? 2, 8, 8, 1। आप इसको ऐड करके भी चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एडिशन बेसिकली एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट रुबिडियम का क्या हो जाएगा? 2, 8, 18, 8, 1। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आता है इसका स्टडी आप आगे के क्लासेस में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2, 8, 18, 18, 8, 1। आ रही बात समझ में? ठीक है, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ग्रुप में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स का लिखोगे। ठीक, तो यार अब यहाँ पे क्या हमको कोई पैटर्न दिख रहा है? जी हाँ, हमको पैटर्न दिख रहा है। तो लास्ट में देखो, लास्ट में सबके 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। मतलब लास्ट के शेल में यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 है। तो लास्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यार यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ से कि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स के अंदर यार जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें दिख रहा है शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ते जा रहे हैं? ग्रुप में शेल्स बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 शेल था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे सो ऑन बढ़ते जा रहे हैं। आ रही बात समझ? तो ग्रुप में हमको एक पॉइंट समझ में आया कि शेल्स क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, शेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं ग्रुप्स में कि शेल्स क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीजेस। क्या होते जा रहे हैं? ग्रुप्स में आप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। आगे वर्ष में सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट और क्या बता सकते हैं हम लोग ग्रुप में कि यार जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सारी जगह क्या है? 1 है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम मतलब ग्रुप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। आ रही बात समझ? ठीक है, तो ये तो बेसिकली पैटर्न था। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर। आ रही बात समझ? नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। ठीक है, तो पीरियड्स को समझने से पहले कोई भी पीरियड कंसीडर कर लेते हैं। हम पीरियड नंबर 2 लेते हैं, इजी है। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सारे पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स। सबसे पहला आता है दैट इज लिथियम, नेक्स्ट कम्स बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो बेसिकली ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स है सारे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी लिख लीजिए। इसका 3 होता है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से मैंने इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,1। आ रही बात समझ में? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या हो जाएगा? 2, 2, नेक्स्ट 2, 3। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट 2, 4, फिर नाइट्रोजन 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7 और नियॉन क्या हो जाएगा? 2, 8। तो यार यहाँ पे क्या कोई हमको पैटर्न दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि यार नंबर ऑफ शेल्स देखो सब जगह क्या है पीरियड में सेम। अगर आप पीरियड की बात कर रहे हो, फिर बात कर रहे हो पीरियड की, ठीक है, तो यार बेसिकली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स जो है क्या है? सेम है। क्या है? सेम। यहाँ पे भी देखो 2 शेल्स है, यहाँ भी 2 शेल्स है, यहाँ भी 2 शेल्स, ऐसा सब जगह क्या है? 2 शेल्स। मतलब यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि नंबर ऑफ शेल्स जो है सेम है। क्या है? सेम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग दैट इज पीरियड में क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इज सेम। आगे बात समझ। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ शेल्स क्या है? सेम है। ठीक। और क्या बता सकते हैं यार? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, इंक्रीज होते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। आ रही बात समझ? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं पीरियड में? जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमको पीरियड में समझ में आया, और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि ग्रुप्स में समझ में आया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा छोटा सा कंसेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए पेज नंबर 23 पे हमें कैन यू टेल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, हमें दे रखा है बेसिकली ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल it is seen that the element lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon belongs to period 2। ठीक है, तो बेसिकली हमें डेटा दे रखा है कि ये सारे एलिमेंट्स पीरियड 2 में बिलोंग करते हैं। आगे क्या पूछते हैं कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, आगे बात समझ। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखिए एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बेसिकली करना क्या है? हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या लिया? लिथियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? बेरिलियम, फिर बोरॉन, नेक्स्ट कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आधी बात समझो? ठीक है, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? इसका क्या होता है? लिथियम का हमें पता है 2,1। क्या होता है? 2,1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आ रही बात समझ? ठीक है, तो ये था बेसिकली लिथियम। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होगा? 2,2
2 है कि नहीं, 2,2। नेक्स्ट बोरॉन का क्या हो जाएगा, 2,3, सही जा रहे हो। नेक्स्ट 2,4, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 2,5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 2,6, फिर 2,7 और लास्ट में 2,8। आ रही बात समझ में कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो जगह कम है, लेकिन आप अपने बुक में अच्छे से डायग्राम के साथ, अच्छे से टेबल के साथ बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया कैसे करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। सारे एलिमेंट्स का नाम नीचे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दिस एलिमेंट, ठीक है। अभी यार हमने देखा यहाँ पे, हमने सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं हमसे कि क्या सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। सबसे पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है कि लास्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारी बात समझ, किसी भी आइटम के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका है 3, इसका 4, 5, 6, 7 सो ऑन। अरे बात सुन, तो क्या यहाँ पे पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हमें दिख रहा है सेम तो नहीं है, डिफरेंट है। तो आंसर क्या लिखेंगे, नो। आंसर क्या आएगा, नो। आगे क्या रीजन दोगे, नो इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। अरे बात समझना, ठीक है। फॉर ऑल द एलिमेंट्स, अरे बात समझना कैसे लिखना है आपको, ठीक है। फॉर ऑल द एलिमेंट्स, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इज द नंबर ऑफ शेल सेम इन दिस। अब बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स की, ठीक है। सर नंबर ऑफ शेल्स मतलब क्या, के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसा नो। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे हमको दिख रहा है पीरियड नंबर 2 में सबके पास 2 शेल है। देखो इसके पास के शेल है, फिर एल शेल है, के शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल, मतलब सारे पीरियड 2 के एलिमेंट्स के पास 2 शेल है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस। अरे बात समझ, सारे एलिमेंट के पास नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है, क्या है, सेम। तो इज द नंबर ऑफ शेल सेम इन दिस, आंसर क्या आएगा, यस। रीजन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेल इज सेम। अरे बात समझ, ठीक है, कैसे लिखना है। ऑलराइट, तो ये था बेसिकली हमारा आंसर रिलेटेड टू कैन यू टेल का क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कैसे लिखना है, ठीक है। काफी इजी था, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए पेज नंबर 24 पे हमें कैन यू टेल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दैट इज व्हाट आर द वैल्यू ऑफ n फॉर शेल k, l एंड m। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी k शेल के लिए, l शेल के लिए और m शेल के लिए, ठीक है। तो ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए शेल्स, क्या लिखिए, शेल्स, और यहाँ लिखिए n, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक टेबल बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल बना लो, मैं बना देता हूँ फटाफट, ठीक है। अब उसमें क्या करना है हमको, तो बेसिकली सेपरेट शेल्स के नाम लिखने हैं। सबसे पहला के शेल, उसके बाद एल शेल और उसके बाद एम शेल, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, सही है आंसर। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या करना है हमको, इसके नेमिंग्स करने हैं, ठीक है, नेमिंग्स करने हैं। तो यार अब एक बात बताओ, n का वैल्यू के शेल के लिए कितना होगा 1, ठीक है, क्योंकि n क्या होता है, के शेल मतलब सबसे लोवेस्ट शेल, लोवेस्ट शेल क्या होता है 1, l कितना होता है सेकेंड लोवेस्ट शेल यानी 2, और m थर्ड लोवेस्ट शेल यानी इसका वैल्यू
3। आगे बात करूँ ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो n का वैल्यू 1 2 and 3। ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल। अभी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल, व्हाट इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला भी पूछ रहा है और पूछ रहा है कि एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जा सकते हैं। अरे बात सुन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in a shell, accommodated in a shell, in a shell, कितना कर सकते हैं भाई, इज 32। कितना होता है 32। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए 32। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, व्हाट इज द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें n का वैल्यू 4 पुट करोगे तो बेसिकली आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अरे बात सुनिए, ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो आपको समझ में आया कैसे लिखना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं क्या दे रखा है। हमें दे रखा है डिड्यूस द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल के एल एंड एम। ठीक है, इसका क्या मतलब हो, हमें बेसिकली बताना है कि के शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में कितने आ सकते हैं। इन द सेम फैशन एल शेल में कितने आ सकते हैं और बेसिकली एम शेल में कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको फिर से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, रेडी। यहाँ लिखिए शेल्स, ठीक है, और यहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। हरी बात समझो, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। ऑलराइट, इस तरीके से फिर से टेबल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ऑलराइट। तो पहला शेल क्या है हमारा, के शेल। ठीक, सेकेंड शेल क्या है, एल शेल, और थर्ड शेल क्या है, एम शेल। अब के शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या होगी, देखो फॉर्मूला हमें पता है 2n स्क्वायर। अब के शेल के n का वैल्यू क्या है 1, तो इसमें अगर इस फॉर्मूले में हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमको बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है, कितना होगा, देखो यहाँ पे करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2n स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा फिर 2। तो पहले शेल के लिए आपने कैलकुलेट किया, कितना आया 2 आया। आगे बात समझो, सेकंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या कर दूं, 2 कर दूं। ठीक, n का वैल्यू 2, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 हाउ मच 8। देखो थर्ड के लिए आ गया, सेकंड के लिए आ गया, सेकंड के लिए कितना आया 8। करेक्ट है यहाँ तक। थर्ड के लिए सॉल्व करो, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, n की जगह 3 रख देंगे, है कि नहीं, सिंपल। तो n की जगह क्या 3 रख दिया, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज हाउ मच, सबको पता है कितना होता है 2 इंटू 9, कितना हो गया ये 18। तो बेसिकली थर्ड के लिए कितना आ गया। आगे बात समझ में कैसे किया। ठीक है, तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली कैन यू टेल का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।